सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से इस चैनल पे अवेलेबल है आपके सामने। और आज हम लोग फिर से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। क्लास 11 में अकाउंटिंग सीखने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट एकदम खून में होना चाहिए। क्लियर। इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग इस चैनल पे क्या सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम लोग रोज नया नया चीज छोटा छोटा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बैड डेट के बारे में। हम लोग सीखेंगे बैड डेट के बारे में। तो आइए कॉपी में हेडिंग दे दो मेरे साथ, बैड डेट। ठीक है, व्हाट इज बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? हमने किसी कस्टमर को उधार में सामान बेचा था, क्रेडिट बेसिस पे सामान बेचा था, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किया था, और वो कस्टमर पैसा नहीं दे पाया, वो कस्टमर फेल कर गया पैसा देने से। द कस्टमर इज नॉट एबल टू पे हिज ड्यूज। ठीक है, किसी से भी हमको पैसा कलेक्ट करना था, किसी को भी हमने उधार में सामान बेच रखा था, उस पार्टी से हम लोग पैसा कलेक्ट नहीं कर पाए, हम लोग फेल कर गए पैसा कलेक्ट करने से। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? बैड डेटर। ठीक है, वो डेटर हमारे लिए बैड हो जाएगा। सर डेटर का मतलब क्या है? डेटर का मतलब वो पार्टी है, वो ग्रुप है, इंडिविजुअल है जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है। जिससे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है वो मेरा डेटर होता है। क्लियर। जैसे मान लो हम लोगों ने रोहन को उधार में क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया। क्लियर। तो रोहन मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। क्लियर। अगर हमने रोहन को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया तो रोहन मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में रोहन हमारा ड्यूज पे नहीं कर पाया, अगर फ्यूचर में रोहन हमारे ड्यूज का पेमेंट नहीं कर पाया तो वो बन जाएगा बैड डेटर। द डेटर विच बिकम्स बैड इज टर्म्ड एज बैड डेट। जो डेटर अपना ड्यूज क्लियर नहीं कर पाया किसी भी कारण से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेटर। और उसी से वर्ड आया है बैड डेट। तो किसी भी कस्टमर जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना था, जिससे हमको पैसा लेना था, वो पैसा दे नहीं पाया, फेल कर गया पैसा देने से, तो जो कस्टमर पैसा नहीं दे पाया वो बैड डेटर हो गया। और उसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बैड डेट। क्लियर। सो बैड डेट बेसिकली बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। बैड डेट बेसिकली बिजनेस के लिए क्या है? इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। हमने किसी को उधार में सामान बेचा था, हमने उसको उधार में सामान बेचा था, क्रेडिट बेसिस पे सामान बेचा था, वो सामने वाला पर्सन, वो इंडिविजुअल पैसा दे नहीं पाया, किसी भी कारण से वो पेमेंट करने में फेल कर गया। तो जिसको हमने उधार में सामान बेचा था वो मेरा डेटर बन गया था। और डेटर जब पैसा नहीं दे पाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं बैड डेटर। द डेटर विच फेल्स टू पे हिज ड्यूज इज टर्म्ड एज बैड डेटर। एंड बैड डेटर से वर्ड आया है बैड डेट। क्लियर। सो बैड डेट का मतलब क्या है? कोई भी कस्टमर जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना था वो पैसा नहीं दे पाया, और जब वो पैसा नहीं दे पाया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बैड डेट। क्लियर। जो कि बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। लिखो, whenever a party from whom whenever a party from whom amount was receivable मतलब जिससे भी हमको पैसा मिलने वाला था, अमाउंट was receivable. Whenever a party from whom amount was receivable, fails to pay his dues, ठीक है। Whenever a party from whom amount was receivable, जिससे भी हमको पैसा मिलने वाला था वो पार्टी हम लोग का पैसा दे ही नहीं पाया। क्लियर। owing to insolvency or any other reason, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कोई दूसरा रीजन रहा होगा। सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है?
ओइंग टू का मतलब हो गया, ओइंग टू का मतलब पहले बता दे रहे हैं, ओइंग टू मतलब किस कारण से, ठीक है, ओइंग टू इंसॉल्वेंसी और एनी अदर रीजन। एक पार्टी जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना था, जिससे हमको पैसा मिलने वाला था, वो मेरा पैसा पेमेंट नहीं कर पाया, किस कारण से, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है, क्लियर, जिसके पास 1 रुपया नहीं बचा हुआ है। बहुत बार क्या होता है, जब कोई पर्सन या फिर इंडिविजुअल, ठीक है, उसके पास 1 भी रुपया नहीं बचता है, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे हिज डेट। जो भी इंसान अपना डेट, अपना उधारी पेमेंट नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। कोर्ट इसको क्या डिक्लेयर कर देता है, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देता है इंसॉल्वेंट। जो भी इंसान, जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल, क्लियर, अपना डेट्स, अपना उधारी, अपना लाइबिलिटी खुद क्लियर नहीं कर सकता, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू क्लियर हिज ओन डेट्स, द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन टू क्लियर हिज ओन डेट्स, देन सच पर्सन, सच इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज इंसॉल्वेंट। जब भी कोई पर्सन अपना उधारी खुद से पेमेंट करने के केपेबल नहीं है, खुद से पेमेंट करने के लिए केपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, क्लियर, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसके पास इतना भी रुपया नहीं है कि वो अपना खुद का उधारी क्लियर कर सके। तो ऐसा कब होता है, जब मान लो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है बिजनेस में, बहुत ज़्यादा उधारी हम लोग ले रखे हैं, तो हमारे पास एकदम भी रुपया नहीं बचा है, अब हमारे पास पैसा है ही नहीं कि हम अपना उधार चुका सकें, उधार का पेमेंट कर सकें, उधारी का पेमेंट कर सकें, तो हम लोग क्या डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो सोचो, हमने जिसको सामान बेचा था उससे हमको पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो रास्ते पे आ चुका है, 1 रुपया नहीं है उसके पास, वो अपना खुद का उधारी नहीं चुका सकता, क्लियर। तो उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। ऐसे ही कोई खुद को डिक्लेयर नहीं कर सकता, उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। या फिर कोई दूसरा रीजन रहा होगा जिसके कारण उसने पैसा नहीं दिया, कोई और रीजन रहा होगा, क्लियर। बैड डेट का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर अ पार्टी फ्रॉम हुम द अमाउंट वाज रिसीवेबल, एक पार्टी जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना था, रिसीवेबल था, कलेक्ट करना था, लेना था, वो फेल कर गया, अपना पैसा दे नहीं पाया, फेल्स टू पे हिज ड्यूज ओइंग टू इंसॉल्वेंसी और एनी अदर रीजन, या तो इंसॉल्वेंसी के कारण या फिर दूसरा किसी रीजन के कारण, कॉमा, इट इज टर्म्ड एज बैड डेट, इट इज टर्म्ड एज बैड डेट। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेट बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेट बोल देते हैं। तो बैड डेट का मतलब क्या है, एक कस्टमर, एक इंडिविजुअल, एक पार्टी जिसको हमने उधार में सामान बेचा था, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचा था, वो अपना ड्यूज क्लियर करने में फेल कर गया, वो अपना उधारी पे बैक नहीं कर पाया, क्लियर। क्यों फेल कर गया, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया था या फिर कोई दूसरा रीजन रहा होगा, मतलब जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना था उसने मुझे पैसा नहीं दिया, जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना होता है वो डेटर कहलाता है। Debtor is a person or a group of an individual from whom the amount is receivable in future, जिससे भी हमको पैसा मिलने वाला है वो डेटर कहलाता है। और जब डेटर हम लोग का पेमेंट नहीं कर पाएगा उसको हम लोग बोल देते हैं बैड डेटर। द डेटर विच बिकम्स बैड, जिसने अपना पेमेंट नहीं किया उसको हम लोग बोल देते हैं बैड डेटर, और बैड डेटर से वर्ड आया है बैड डेट, क्लियर। तो ये इसका मतलब हो गया बैड डेट। Whenever a party from whom the amount was receivable fails to pay his dues owing to insolvency or any other reason, it is termed as bad debt. First of all, go. It is a loss for the business. It is a loss for the business. It is a loss for the business. ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो बैड डेट क्या होता है, जब भी किसी पार्टी से, कस्टमर से, इंडिविजुअल से हमको पैसा कलेक्ट करना था पर वो पार्टी, वो इंडिविजुअल, वो कस्टमर हमको पैसा नहीं दे पाया, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया था या तो कोई और रीजन से उसने पैसा नहीं दिया, क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेट। द डेटर विच बिकम्स बैड डेटर कौन होता है, वो पार्टी, वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना होता है, जिससे भी हमको पैसा मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर जब पैसा नहीं दे पाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं बैड डेटर, और बैड डेटर से वर्ड आया है बैड डेट, जो कि बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, ठीक है। बैड डेट रिकवरी के बारे में सीखेंगे, हमने बैड डेट के बारे में सीखा, अब सीखेंगे बैड डेट रिकवरी।
सोचो 2 साल पहले किसी का पैसा बैड डेट हो गया था, एक डेटर था, एक कस्टमर था, उसका जो ड्यूज था वो पे नहीं कर पाया था, तो हमने उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था। 2 साल पहले मिस्टर श्याम से हमको मान लो 5,000 रुपया लेना था और मिस्टर श्याम ने पैसा नहीं दिया था, तो हमने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था। हमने उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था, बैड डेट कंसिडर कर दिया था। बट 2 साल बीतने के बाद मिस्टर श्याम अब रेडी है पेमेंट करने के लिए, या फिर किसी भी कारण से हमने उसको पकड़ लिया और हमने उससे पैसा कलेक्ट कर लिया। क्लियर? 2 साल बाद हमने अपना ड्यूज रिकवर कर लिया, हमने अपना ड्यूज का वसूली कर लिया, हमने अपना उधारी जो हमने उधार में सामान बेच रखा था मिस्टर श्याम को, मिस्टर श्याम से उसका रिकवरी कर लिया। तो जो बैड डेट हो रखा था, जो बैड डेट प्रीवियसली हो चुका था, अगर उस बैड डेटर से रिकवरी हो जाए, जो बैड डेट प्रीवियसली हो चुका था, अगर उस बैड डेटर से रिकवरी हो जाए, पैसा मिल जाए, तो उसी को बोलते हैं बैड डेट रिकवरी। जो बैड डेटर को हम लोगों ने उधार में सामान बेचा था, जिसने पैसा नहीं दिया था, हमने उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था, अगर उससे पैसा मिल जाए, पैसा का रिकवरी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बैड डेट रिकवरी। क्लियर? तो लिखो whenever any person, group or individual, whenever any person, group or individual who was previously recorded as bad debt, whenever any person, group or individual who was previously recorded as bad debt, जब कभी भी मान लो श्याम को हमने उधार में सामान बेचा था 2 साल पहले, उसने पैसा नहीं दिया, तो हमने उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था। 2 साल बाद वसूली हो गया, रिकवरी हो गया, उसी को बोलते हैं बैड डेट रिकवरी। मतलब पुराना बैड डेट का जब रिकवरी हो जाता है, पैसा मिल जाता है, वसूली हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बैड डेट रिकवरी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेनेवर एनी पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल हु वाज प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज बैड डेट, क्लियर? हु वाज प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज बैड डेट, कॉमा now clears his dues, उसने अपना ड्यूज क्लियर कर दिया, नाउ क्लियर इज ड्यूज, कॉमा इट इज टर्म्ड एज बैड डेट रिकवरी। इट इज टर्म्ड एज बैड डेट रिकवरी। और ये सोचो, ये बिजनेस के लिए क्या है? हमने जिसको बैड डेट रिकॉर्ड कर रखा था उससे पैसा वसूली हो गया, पैसा मिल गया, तो जो बैड डेट हमने रिकॉर्ड कर रखा था, जो लॉस रिकॉर्ड कर रखा था, वो लॉस कैंसिल हो गया। तो लॉस को कैंसिल कौन कर सकता है? गेन। इसका मतलब बैड डेट रिकवरी क्या है? गेन है। इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। It is a gain for the business. It is a gain for the business. So bad debt recovery क्या है? जो बैड डेट प्रीवियसली हो रखा था उससे पैसा रिकवरी हो गया, पैसा वसूली हो गया, पैसा मिल गया। बैड डेट प्रीवियसली हो रखा था, वही बैड डेटर से पैसा रिकवरी हो गया। क्लियर? इसी को बोलते हैं बैड डेट रिकवरी। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? whenever any person, group or individual who was previously recorded as bad debt now clear his dues, जो पहले जिसको हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर रखा था, अब उसने अपना ड्यूज क्लियर कर दिया। क्लियर? इट इज टर्म्ड एज बैड डेट रिकवरी। इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया, एक है बैड डेट और दूसरा है बैड डेट रिकवरी। यहां तक कॉपी कर लो पहले।
तो होपफुली कॉपी हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे डेप्रीशिएशन। ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। क्लियर? दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स which a student should be familiar with. A student should be familiar with all these kind of basic accounting terms before starting with the subject. So let us start. We will learn about the topic depreciation. Meaning of depreciation. सर स्पेलिंग क्या है सर? depreciation का क्या स्पेलिंग है? तो आइए लिखते हैं depreciation, DEPRECIATION, depreciation। देखो डेप्रीशिएशन का क्या मतलब होता है पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज आपने एक मशीन खरीदा, ठीक है, एक नया मशीन खरीदा जो कि एक फिक्स्ड एसेट है। क्लियर? एक टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। वो मशीन डेली बेसिस पे आप उसको यूज कर रहे हैं। यूज होते होते उस मशीन का जो एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस है, वो कम हो जाता है। क्लियर? धीरे धीरे वो मशीन पुराना हो जाता है। जैसे मान लो हमने नया एसी खरीदा, तो नया एसी में पहले शुरुआत में बहुत अच्छा कूलिंग करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मशीन पुराना हो जाता है, उसका शाइन चला जाता है, उसका कूलिंग चला जाता है, उसका एफिशिएंसी, उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। तो क्या ये रातों रात एक बार हो जाता है क्या? नहीं, ये ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द ईयर्स होता है। सपोज आपने कोई मोटर कार खरीदा, तो डे 1 पे जब आप मोटर कार खरीद के लाए तो एकदम शाइन करता है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्मूथ चलता है। पर डे बाय डे उसमें खराबी आते रहता है। क्लियर? डे बाय डे उसका टायर घिस जाता है, उसका इंजन खराब हो जाता है, डे बाय डे उसका वैल्यू गिरता रहता है। इसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट। जब भी कोई फिक्स टैंजिबल एसेट का वैल्यू गिरता है, जब भी कोई फिक्स्ड टैंजिबल एसेट का वैल्यू गिरता है, धीरे धीरे वैल्यू गिरता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। ग्रेजुअल डिक्लाइन मतलब रातों रात वैल्यू नहीं गिर गया, धीरे धीरे वैल्यू गिरते जा रहा है। क्लियर? रातों रात कोई एसेट का वैल्यू, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू नहीं गिरता है, उसका वैल्यू धीरे धीरे गिरते जा रहा है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया है, तो क्या वो बिल्डिंग रातों रात पुराना हो गया? क्या रातों रात वो टूट गया है? क्या रातों रात क्या उसमें क्रैक्स आ गया? नहीं, रातों रात क्रैक्स नहीं आया है। धीरे धीरे यूज करते करते टाइम बीतने के कारण वो बिल्डिंग पुराना हो गया, उसमें क्रैक्स आ गया है, अब लग रहा है कि कब वो बिल्डिंग गिर जाएगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट को रेगुलर यूज करने के कारण, टाइम बीतने के कारण धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस, उसका शाइन, उसका एफिशिएंसी, उसका जो वर्क करने का पैटर्न है वो सब डिक्रीज हो जाता है। धीरे धीरे उसका वैल्यू, फिनेंशियल वैल्यू, उसका लाइफ भी कम हो जाता है। क्लियर? धीरे धीरे उसका लाइफ कम हो जाता है। हम लोग को पता है ना, हर चीज मॉर्टल है। जैसे इंसान मॉर्टल है, इंसान जैसे नश्वर है, मॉर्टल है, वैसे सामान भी तो मॉर्टल है। मोटर कार खरीद के लाओगे तो क्या पूरा जिंदगी चलेगा? क्या नहीं, मोटर कार मॉर्टल है। 10 साल बाद, 5 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर से नया खरीदना पड़ेगा। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन का आइए मीनिंग सीखते हैं। लिखिए, depreciation means gradual. Depreciation means gradual decline. ग्रेजुअल डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे, हौले हौले एसेट का वैल्यू कम होते जा रहा है। एक बार में एसेट का वैल्यू कम नहीं होता है। मशीन एक बार में काम करना बंद नहीं कर देगा, धीरे धीरे उसमें थोड़ा खराबी आएगा, फिर और थोड़ा ज़्यादा खराबी वो बढ़ते जाएगा, हम उस खराबी को नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, फिर धीरे धीरे एक धीरे वो मशीन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल डिक्लाइन। एसेट का वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन क्या एक बार में कम हो रहा है ना? क्या नहीं, धीरे धीरे कम हो रहा है। एसेट का वैल्यू कम तो हो रहा है, बट एक बार में कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। सो डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, gradual decline in the value of fixed tangible assets. Fixed tangible assets. Fixed tangible assets. Depreciation का मतलब क्या होता है? Gradual decline in the value of fixed tangible asset. सिर्फ fixed tangible asset का ही depreciation होता है। सर tangible मतलब, टैंजिबल एसेट वो एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या होता है? टैंजिबल है। फर्नीचर, मोटर कार, ये सब क्या है? टैंजिबल है। क्लियर? ओके।
सो डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब धीरे धीरे एसेट का वैल्यू कम होते जा रहा है। कौन सा एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट, वो भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, सिर्फ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। सो डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स owing to मतलब किस कारण से? OWING, owing to efflux of time, EFFLUX, efflux of time, efflux of time मतलब टाइम बीतने के कारण, EFFLUX, efflux of time मतलब पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा एसेट पुराना होते जाएगा, और जब एसेट पुराना होते जाएगा उसका शाइनिंग, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसका लाइफ कम हो जाएगा। ये जो होगा धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स ओइंग टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, वियर एंड टियर। एसेट टूट फूट गया, एसेट टूट फूट गया, वियर एंड टियर, कपड़ा वाला वियर, आंसू वाला टियर, वेयर एंड टियर। ठीक है, वेयर एंड टियर मतलब एसेट टूट गया, एसेट पुराना हो गया। क्लियर? डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट ओइंग टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, एसेट में धूल मिट्टी जम गया है, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस स्पेलिंग क्या है? OBSOLENCE, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस एसेट में जो है धूल मिट्टी जम गया है, जिसके कारण एसेट क्या हो गया है? पुराना हो गया है। क्लियर? ऑब्सोलेंस एंड चेंज इन फैशन या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे एसेट का वैल्यू जो है वो डिक्लाइन करेगा, कम होते जा रहा है। धीरे धीरे एसेट का वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है, कम हो रहा है। किस कारण से कम हो रहा है? कौन सा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है? फिक्स्ड टैंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। किस कारण से कम हो रहा है? ओइंग टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने के कारण। वेयर एंड टियर, क्योंकि एसेट टूट फूट गया इसलिए। ऑब्सोलेंस, एसेट में धूल मिट्टी जम गया, पुराना हो गया है। चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब जो एसेट है उसका कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है। मान लो हमारे पास अभी ये व्हाइट बोर्ड है, बट अभी तो ज़माना चेंज हो गया है, अभी स्मार्ट बोर्ड का ज़माना हो गया है। क्लियर? तो स्मार्ट बोर्ड के सामने इसका वैल्यू तो जीरो हो गया ना, इसका वैल्यू तो जीरो हो गया। क्लियर? बिकॉज स्मार्ट बोर्ड इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे मान लो जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करता है ना, तो एग्जिस्टिंग जो एसेट है उसका वैल्यू कम हो जाता है। क्लियर? जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करता है तो एग्जिस्टिंग एसेट का वैल्यू कम। जैसे मान लो पहले एक टीवी हुआ करता था, डब्बा वाला टीवी, कलर टेलीविजन, डब्बा वाला टीवी, फिर डब्बा वाला टीवी हट गया तो फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी टीवी आया, फिर प्लाज्मा आया, फिर स्मार्ट टीवी आया। तो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ जो एग्जिस्टिंग मशीन है, जो एग्जिस्टिंग एसेट है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। नया टेक्नोलॉजी आने के कारण एग्जिस्टिंग एसेट का, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का वैल्यू कम हो जाता है। सो डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट ओइंग टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंस एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। क्लियर? चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अब डेप्रिसिएशन का मतलब तो क्लियर हो गया कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, रातों रात कम नहीं हो रहा है। अच्छा, कौन सा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है? फिक्स्ड टैंजिबल एसेट, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। क्लियर? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। किस कारण से कम हो रहा है? ओइंग टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने के कारण। वेयर एंड टियर, टूट फूट जाने के कारण। ऑब्सोलेंस, पुराना हो गया है, धूल मिट्टी जम गया है। चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के कारण एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का वैल्यू कम हो गया। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन सोचो कैसा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन पहला बात एक एक्सपेंस है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। देखो भाई साहब, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सर ये नॉन कैश एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं? अभी बताते हैं क्यों लिख रहे हैं। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ये नॉन कैश क्या होता है? देखो आज हम लोग इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक बिल एक कैश एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिक बिल का हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो एक कैश एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? हम लोग जब इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करते हैं तो वो एक कैश एक्सपेंस है, उसके बदले हमको पेमेंट करना पड़ता है, पैसा गिन के पेमेंट करना पड़ता है। हम लोग जब रेंट का पेमेंट करते हैं तो हम लोग को उसका कैश एक्सपेंस है। रेंट भी हमारे लिए कैश एक्सपेंस है,
कैश में पेमेंट करना पड़ता है। हम लोग जब स्टाफ को सैलरी पे करते हैं वो भी हमारे लिए कैश एक्सपेंस है, कैश में पेमेंट करना पड़ता है। बट डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्लियर? डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर एसेट का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो इसके लिए हमको किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर हम लोग एसेट का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हमारा एसेट का वैल्यू डे बाय डे डेप्रीशिएट होते जा रहा है, तो इसके लिए हमको पेमेंट कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि डेप्रीशिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा बैड डेट के बारे में, बैड डेट रिकवरी के बारे में और डेप्रीशिएशन के बारे में। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और शेयर करो इस वीडियो को, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पे जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उसको रेगुलरली क्लियर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।